अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 मैट्रिक पार्ट 1 के हम चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स का रिव्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 है जो वो उसका नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ रिलेटेड अबाउट टू प्रॉब्लम्स। तो हम इसका जो पहला शॉर्ट आंसर है वो है विच 5 क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, यानी कि कौन से 5 ऐसे सवाल होते हैं जो हमें लाजमी पता होने चाहिए, जो कि हमें पता होने चाहिए एक प्रॉब्लम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसका आंसर है फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। दूसरे नंबर पर कौन इसको सॉल्व करेगा। तीसरे नंबर पर ये प्रॉब्लम क्यों आई है। चौथे नंबर पर ये प्रॉब्लम कब आई है। और पांचवें नंबर पर ये प्रॉब्लम कहाँ आई है। ये 5 सवाल हमें लाजमी पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रोटोटाइप। तो इसका आंसर है दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। इट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। However, it may a designer to understand the important components of a solution. प्रोटोटाइप बेसिकली यानी कि एक ग्राफिकली एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ बेसिकली अ फ्लो चार्ट की तरह का होता है, जिसको हम ये बाकायदा प्रॉब्लम को ये फाइनल सोल्यूशन तो नहीं हमें देता है, ना ये फाइनल सोल्यूशन होता है, लेकिन हमें एक ग्राफिकल ये बता देता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और ये हम ये स्टेप्स लेकर इसको सॉल्व करेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द वर्ड कैंडिड रिफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि जो इट इज बेसिकली कि जो हम अनप्लान्ड कर देते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by total number of classes in your school। यानी कि उसने बताया कि अगर हमें कोई कहता है कि आप अपने यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स बताएं अपने स्कूल के जो क्रिकेट खेल सकते हैं, हम सिंपली यानी कि क्या करेंगे कि अपने जितने भी एक कोई सी भी एक क्लासरूम के बच्चे हैं हम गिनेंगे और टोटल क्लासरूम के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। ये बेसिकली कैंडिडेट सोल्यूशन होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। इट इज अननेसेसरी दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक्चुअल सोल्यूशन ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टर्मिनल सिंबल इन द फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट में डिफरेंट हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जिसमें हम एक प्रॉब्लम को या अपने प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो टर्मिनल सिंबल होगा वो बेसिकली स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी हम कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल लगाएंगे और एंड पर एंड सिंबल लगाएंगे। This symbol is used to represent the start and end of a flowchart. It is represented by oval shape. Normally, every flowchart starts with and start symbol, यानी कि start और end हर flowchart का इस symbol से इस्तेमाल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू स्ट्रेटजीज फॉर प्लानिंग ए सोल्यूशन। उसने कोई से 2 स्ट्रेटजीज पूछी हैं जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम का अगर जब हम सोल्यूशन प्लान करते हैं तो जो हम बताते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले डिवाइड एंड कन्क्वेयर, इनके डिवाइड एंड कन्क्वेयर। ये एक ऐसा रूल है, ये एक रूल है, एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है बड़ी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी है गैस चेक एंड इम्प्रूव, जिसमें हम प्रॉब्लम को गैस करते हैं, चेक करते हैं और बाद में हम इम्प्रूव कर लेते हैं जब हम प्रॉब्लम बना रहे होते हैं। और तीसरी है एक्ट इट आउट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी यानी कि प्रोग्राम की या प्रॉब्लम की, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डिफरेंट शेप्स ताकि हमें आसानी हो प्रॉब्लम को जानने में। तो इसका आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट in problem solving. A flow chart is a graphical representation of the steps to solve any problem. In a problem solving, flow charts can be used to plan a solution. ये basically solution plan करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं flow chart को। If a flow chart is already there, we can quickly understand the way problem is solved.
अगर हमारे पास ऑलरेडी फ्लो चार्ट होगा तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये जानने में कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। ये बहुत आसान तरीका है, यानी कि एक जो हम प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं वो टेक्स्ट की निस्बत ग्राफिकली अगर हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल, और ये दूसरे लोगों को भी बताने के लिए बहुत आसान है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस एनालिसिस मीन तज्जिया करना, तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। 5 W's हमने ऊपर भी शॉर्ट आंसर पढ़ा है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई। इसका मतलब है प्रॉब्लम एनालिसिस का कि हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम क्या है, किसने क्रिएट की है, कौन इसे सॉल्व करेगा, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, कब हुई है और किस और क्यों हुई है। तो इसका आंसर है प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से हमने ये 5 W का मुआवजा करना होता है। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। ये एनालिसिस हमें ये मदद करते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। There are basic elements which lead towards the solution of a given problem। ये बेसिकली ये बेसिक एलिमेंट्स है जो हमें मदद करते हैं प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट में हम ग्राफिकली ग्राफ्स बना के शेप्स बनाकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जबकि जो एल्गोरिथम है इसमें जस्ट हम टेक्स्ट की शेप में लाइन बाय लाइन मैट्रिसेस की शेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है there can be more than one algorithms to solve same problem. Which one is better depends upon efficiency of the available solution of algorithms. Efficiency of a algorithm is measured on the basis of two matrices। ये matrices की बेस पर इसको हम measure कर सकते हैं और एक ही प्रॉब्लम के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम वो यूज करेंगे जो ज्यादा आसान और सूटेबल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है। फ्लो चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम ग्राफिकली एक प्रॉब्लम को ड्रा करते हैं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप एंड और कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। ये बेसिकली हम सिंबल्स को शो करते हैं एक एरोस के साथ कनेक्ट करके और उनके अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स लिख देते हैं जो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इधर उन्होंने रोल पूछा कि एल्गोरिथम क्या रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में। तो इसका आंसर है an algorithm has a wider role in problem solving as it provides a step by step guide to problem solver। ये बेसिकली बहुत इजी होता है क्योंकि ये आसानी पैदा करता है प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए, क्योंकि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप लिखे होते हैं प्रॉब्लम के ये कि इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। ये बाकायदा डिस्क्रिप्शन होती है टोटली लाइन बाय लाइन सोल्यूशन की, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। Usually a computer programmer first writes an algorithm then translates it into code of some programming language। सबसे पहले जो एक प्रोग्रामर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक क्या करता है, सबसे पहले एक जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उसको स्टेप वाइज लिख लेता है, एल्गोरिथम बनाता है एंड देन उसको एक कोड में कन्वर्ट करता है जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका जो होगा फ्लो चार्ट वो ये है। सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट आ जाएगा, ये टर्मिनल सिंबल ही इस्तेमाल होगा स्टार्ट और एंड के लिए। स्टार्ट आ गया एंड फिर उसके बाद ये पैरेललोग्राम शेप का ये हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। तो इधर हमने इनपुट करा दिया बेस और हाइट के लिए क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। फिर जब भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस के लिए हमेशा हम ये रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल करेंगे। एरो के बाद रेक्टेंगल शेप हो गया, इसमें प्रोसेस होगा एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर क्या, फिर दोबारा हमने आउटपुट
कराना है आउटपुट और इनपुट के लिए ये वाला पैरेललोग्राम का शेप इस्तेमाल होगा। जो इधर प्रिंट एरिया यानी कि एरिया हमने प्रिंट कराना है वो होगा। हमें इतना ही चाहिए था एरिया जस्ट। उसके बाद हम एंड यानी कि एंड लगा देंगे टर्मिनेटर सिंबल और ये हमारा फ्लो चार्ट पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज मेंट बाय डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसका आंसर है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डजंट कंटेन एम्बिग्विटीज, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal, it is easy to understand and solve। ये यानी कि एक प्रॉब्लम होती है बेसिकली, उसके अंदर यानी कि कंफ्यूजन एम्बिग्विटी किसी किस्म की नहीं होती, ना ही कोई फालतू की चीज़ होती है। उसमें जस्ट कंडीशंस क्लियरली डिक्लेयर की गई होती हैं, उसका एक प्रॉपर गोल सामने दिया गया होता है और वो बहुत आसान होती है समझने के लिए और उसको हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है describe the use of go to notation in an algorithm। go to statement बेसिकली कंट्रोल को जो कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। जब स्टेप हम डिफरेंट परफॉर्म करते हैं एल्गोरिथम के अंदर, लाइक प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब अगर हम कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे होते हैं तो जब जो कंट्रोल उसके तक मतलब ट्रांसफ़र करता है जो कंपाइलर, वो गो टू स्टेटमेंट के इस्तेमाल के साथ करता है। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप। ये ज़्यादातर जब जहाँ हम लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वहाँ ये इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज मेंट बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। It is written in natural language, so it is easily understandable by humans। बेसिकली ये स्टेप वाइज किसी भी हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसको स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन लिख लेते हैं कि पहले हम इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर एंड कर देंगे। तो वो जो स्टेप वाइज हम लिखते हैं थ्योरी, उसको एल्गोरिदम कहते हैं और ये नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं और ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बल्कि आम लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम it is important to follow a system approach। following are the different steps that we can follow to solve a problem systematically। इसके लिए बेसिकली हमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर हम प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो स्टेप्स हैं वो ये इधर मेंशन है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, तो प्रॉब्लम है क्या, किसने क्रिएट की है, कहाँ क्रिएट की है, कब क्रिएट की है और क्यों क्रिएट की है। फिर दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। तीसरे नंबर पर प्लानिंग ए सोल्यूशन, यानी कि उसका सोल्यूशन हमने प्लान करना। चौथे नंबर पर डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, उसके हमने डिफरेंट सोल्यूशंस, कैंडिडेट सोल्यूशंस जो होंगे वो हमने यानी कि जो पॉसिबल सूटेड सोल्यूशंस होंगे वो लिख लेने हैं। और एंड पे स्टेप नंबर 5 में हमने करना है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और जो सबसे बेस्ट वाला होगा ना उसमें हमने क्या करना है वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मेंट बाय एक्ट इट आउट। ये भी एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो इसका आंसर है इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टरवर्ड्स ही परफॉर्म्स द टास्क। यानी कि ये बेसिकली वो टास्क लिख दिए जाते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं एक प्रॉपर टास्क परफॉर्म करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आ गया डिस्क्राइब द यूज ऑफ इफ एल्स नोटेशन इन एल्गोरिथम। इफ एल्स बेसिकली एक कंडीशन है, रिजर्व वर्ड है, तो इसका उसने यूज पूछा है एल्गोरिथम में। तो इसका आंसर है इट इज यूज टू चेक कंडीशन। ये कंडीशन होती है बेसिकली, फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी अ कंडीशन इज एवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए कंडीशन होगी कि ये ट्रू है या फॉल्स। इन केस द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इसके जो रिलेटेड होगी कोई भी होगी वो एग्जीक्यूट करा देगा कंपाइलर। देन स्टेटमेंट रिलेटेड टू विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि इफ के बाद एक कंडीशन दी जाएगी, स्टेटमेंट इफ के बाद जो कंडीशन दी जाएगी, इफ के बाद कंडीशन दी जाएगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स दी जाएंगे। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो स्टेटमेंट कंपाइलर क्या करेगा एग्जीक्यूट। अगर वो रॉन्ग होगी तो एल्स के बाद हम जो स्टेटमेंट्स देंगे वो कंपाइलर उसी को एग्जीक्यूट करेगा। यूजेज सपोज a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 7 इफ a लेस देन 5, यानी कि a अगर 5 से छोटा है,
set C to 10 else set C to 20 writing else part is optional। तो इसमें else part क्या दिया उन्होंने, ऑप्शनल दिया। हमने कंडीशन लगानी है ये 5 से लेस देन नहीं है बल्कि लेस देन इक्वल है, तो इधर हम क्या करेंगे, else वाला प्रिंट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम मद्देनजर रख के एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर है, जो एक वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एम्बिग्युइटीज पे कंटेन नहीं करती, यानी कि फालतू उसमें कोई चीज़ नहीं होती, उसमें क्लियर जो उसका जो आंसर होता है वो उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है। क्लियर गोल्स कंडीशन सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल वी कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। एक अच्छी प्रॉब्लम के अंदर तो कंडीशंस और जो गोल्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम के अंदर वो मेंशन नहीं होंगे तो फिर हम ये 3 मेथड को हम फॉलो करेंगे एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसके प्रॉब्लम के बैकग्राउंड का जो नॉलेज होगा सबसे पहले हम वो जानेंगे। यूज गैसेस का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी पिक्चर यानी कि एक फ्लो चार्ट बाकायदा बनाएंगे, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन फ्लो लाइन इन फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो लाइंस बेसिकली हम फ्लो चार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए। इसका आंसर है, फ्लो लाइन सिंबल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट, यानी कि हर स्टेप के बाद ये लाइन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें डिफरेंट सिंबल्स को, ये फ्लो लाइंस। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज द स्ट्रेटजी गेन बैकग्राउंड नॉलेज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। इसमें उन्होंने पूछा कि जो स्ट्रेटजी है गेन बैकग्राउंड नॉलेज वो कैसे मददगार साबित होती है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। तो इसका आंसर है, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रॉब्लम इज हैपनिंग। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों, यानी कि किस वजह से ये हैपन हुई है, क्यों ये वाकया हुई है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई गिवन स्टेट। जब हम जान सकेंगे कि ये सर्कमस्टेंसेस थे, ये वजह थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एक बेस्ट सोल्यूशन हमें मिलेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। जब हम इसको उसका बैकग्राउंड नॉलेज गेन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा और कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन इसके लिए रहेगा। आगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो उसने पूछा है कि एल्गोरिदम के इनपुट और आउटपुट नोटेशन का क्या पर्पज है। तो बेसिकली इनपुट नोटेशन है ना, वो किसी भी किस्म का जो आउटपुट इनपुट हम यूजर से लेते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो आउटपुट है ना वो किसी भी किस्म का हमारा जो प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट नोटेशन इस्तेमाल होगी। तो इसका आंसर है, पर्पज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन। Input notation is used to get input from a user and store it in computer memory with some name, और आउटपुट है वो डिस्प्ले वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर है, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली एक स्टेप है जिसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है, तो ये बेसिकली उसमें इस्तेमाल होगा फ्लो चार्ट में, और ये डायमंड सिंबल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 23, राइट द यूज ऑफ कनेक्टर सिंबल इन फ्लो चार्ट। कनेक्टर सिंबल बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गोल एक सिंबल होता है, बिल्कुल एक जीरो की तरह, सर्कल की तरह। तो इसका ये तब इस्तेमाल होगा जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से बड़ा हो जाएगा, दूसरे पेज बड़ा आ जाएगा, तो हम पहले पेज के एंड पर ये कनेक्टर की शेप लगा देंगे ताकि इसका मतलब ये अगले पेज के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है, इफ ए फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज कनेक्टर सिंबल टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। तो जब हमारे पास फिट नहीं आएगा तो हम कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या है। तो इसका आंसर है,
it is a technique used to test algorithms in order to make sure that no logical error occur while algorithm is being processed. Logical error वो होता है जो यूजर खुद यानी कि यूजर की गलती होती है बेसिकली जब हम पुट कर रहे हैं अगर फार्मूला हमने लगाना है a+b और गलती से हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई b इस तरह ट्रेस टेबल बेसिकली ट्रेस करता है सारे के सारे एल्गोरिथम को अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक हो तो वो हमें बता देता है द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम मल्टी रो टेबल विद ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा एंड ईच रो शोइंग द वैल्यूज ऑफ डाटा जो कॉलम होता है वो डाटा का नाम शो करता है और जो रो होती है वो बकायदा उसकी वैल्यूज हमें सामने शो करती है और ट्रेस टेबल उनको ट्रेस करता है अगर कोई लॉजिकल एरर हो तो डिस्प्ले करा देता है क्वेश्चन नंबर 25 What is purpose of using process symbol? Process symbol rectangle symbol को कहते हैं और इसके अंदर किसी भी किस्म का जब भी हमने कोई प्रोसेस करना फ्लो चार्ट के अंदर तो उसके लिए ये रेक्टेंगल सिंबल यानी कि प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल होगा इसका आंसर है रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड एज अ प्रोसेस सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज यानी कि ऑपरेशन जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं वैल्यू को चेंज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 26 डिफाइन लॉजिकल एरर लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जो प्रोग्रामर यूजर खुद यानी कि उसके पुअर लॉजिक की वजह से आता है लाइक हम कोई भी फार्मूला उसमें लिख रहे हैं प्रोसेसिंग में जब हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर हम लिख देते हैं a+b और लिखना हमने a-b है तो वो लॉजिकल एरर डिस्प्ले करेगा वो हमें वो डिस्प्ले नहीं करेगा उसका हमारा आंसर गलत आएगा जब हम देखेंगे तो वो हमें जब दोबारा हम पूरे का पूरा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देखेंगे तो जहाँ पे हमने गलती की होगी वो हमें पता चल जाएगी इसका आंसर है लॉजिकल एरर इज अ टाइप ऑफ एरर इन विच सॉल्यूशन प्रोग्राम इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स यानी कि जो कंपाइलर है वो कंपाइल तो कर देता है एग्जीक्यूट तो कर देता है लेकिन हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता वी कैन आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर यूजिंग ट्रेस टेबल ये ट्रेस टेबल के साथ हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस लॉजिक में कहाँ पे गलती की है आगे क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेटजी यूज गैस इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है एक गेनिंग बाय गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज है ये है यूज गैस इसका आंसर है डिजाइनर गैस इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन if the solution is not according to expectation then refines the solution then the refinement is an iterative process यानी कि जो एक सोल्यूशन सॉल्वर होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक होता है प्रोग्रामर वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के गैसेस लगाता है फिर उनमें जो कमी बेशी होती है वो क्लियर करता है एंड देन वो उसको उसके ऊपर अप्लाई करता है और अगर सही हो जाए तो वो उसको यूज करता नहीं तो अदरवाइज वो दोबारा उसका अल्टरनेट सोल्यूशन निकालता है क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेसिकली एक हर्डल होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन होती है जो कि यानी कि जिसको हमने सॉल्व करना होता है इसका आंसर है प्रॉब्लम इज अ हर्डल विच नीड्स टू बी रिमूव्ड यानी कि प्रॉब्लम एक हर्डल होता है बेसिकली जिसको खत्म करने की रिमूव करने की ज़रूरत होती है प्रॉब्लम इज अ मैटर और सिचुएशन नीड्स टू बी डेल्ट विद देन ओवरकम जिसके लिए हमें बाकायदा एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है ये एक सिचुएशन होती है ताकि उसको हम रिमूव कर सकें क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज मेंट बाय डिवाइड एंड कन्क्वेयर रूल तो ये बेसिकली इसका डिवाइड एंड कन्क्वेयर रूल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल होता है इसका जो मकसद है मेन वो यही है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी प्रॉब्लम में उनको छोटी प्रॉब्लम के अंदर ऐड करना कन्वर्ट करना एक बड़े प्रोग्राम को प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करना ताकि हमें आसानी हो तो इसका आंसर है divide and conquer strategy rule divides the complex problem into smaller problems managing smaller problems is easy as compared to large problems यानी कि स्मॉलर हमें पता है कि जब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होगा जबकि हम उसका जब पार्ट्स बना देंगे छोटे छोटे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा तो इसलिए डिवाइड एंड कन्क्वेयर रूल का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है describe the use of set notation in an algorithm तो इसका आंसर है it is used to give name to data in computer memory it is also used to update the value of existing data एग्जाम्पल a to 5 फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेप्स लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं एल्गोरिदम के अंदर तो इनपुट करा देते हैं हम एक लिख देते हैं इनपुट
एक स्टेप लिख देते हैं इनपुट कराने के लिए, इनपुट 5 × A। तो वो जो हम नेम देंगे ना उसको, एक यानी कि एक बाकायदा है कि जो हम वेरिएबल को नेम देंगे, उसको नोटेशन देंगे, वो बेसिकली सेट, वो जो हम नाम उसको देंगे वो होगा सेट, सेट नोटेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग डिसीजन सिंबल इन फ्लो चार्ट। डिसीजन सिंबल बेसिकली कंडीशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये फ्लो चार्ट में मिड में आएगा, यानी कि जहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। आंसर इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पास टू टेक। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस नो क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर कंडीशन लगेगी, जो ट्रू या फॉल्स होगी उसकी मदद लेते हुए प्रोग्राम या तो कंपाइल होगा या तो वहां पर रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये बेसिकली यानी कि उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। तो ये सिंपल है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम का जो एक उसका सलूशन निकालने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम है क्या। A clear understanding of problem make it easier to solve and helps to save money। एक प्रॉब्लम को पहले समझ लेना इस चीज़ के लिए हमें आसानी पैदा कर देता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, अपने पैसे बचाएं, वक्त बचाएं और ज़राए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल होगी 5 Ws की, जिसके अंदर व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई आएगा। मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, किसने क्रिएट की है, कब क्रिएट की है, कहाँ क्रिएट की है और क्यों क्रिएट की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट द नेम ऑफ एनी टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। कोई से भी दो सिंबल्स उन्होंने पूछे हैं फ्लो चार्ट के, उसके नाम पूछ लिए। तो सिंपल पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेप्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप, द नेम ऑफ टू सिंबल्स फॉर ऑफ अ फ्लो चार्ट एज फॉलोज। तो उनके जो नाम है वो इधर उन्होंने लिखे हुए हैं। पहला प्रोसेस सिंबल, इसमें हम प्रोसेस करेंगे। रेक्टेंगल सिंबल जो होगा ना वो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगा, और जो फ्लो लाइन होगी ना वो बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, रिलेशन टाइम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इधर उन्होंने पूछा है कि एक एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको करेक्ट करने से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स इफ एन एल्गोरिथम इज फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। यानी कि एक एल्गोरिथम अगर फेल हो जाता है वेरिफिकेशन के दौरान, तो देन इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट ऑफ कॉज ऑफ फेलियर एंड देन करेक्ट इट। जब भी हम एक एल्गोरिथम में बकायदा स्टेप वाइज हम एक प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं, अगर वो फेल हो जाता है तो हमें फिर दोबारा उसका फेलियर का एक मकसद जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें और एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकें। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, समटाइम बाज़ औक़ात हमारा जो एरर होता है वो लॉजिकल होता है, जो कि हमने खुद मिस्टेक कर दी होती है। इट मीन सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन तो हमें मिल रहा है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट तो हमें मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। लाइक हम 4+4 कराना है लेकिन हम 4-4 करा रहे हैं, हमें आंसर तो मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। तो वो क्या होगा, वो लॉजिकल एरर होगा, जिसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रेस टेबल की मदद से उसको करेक्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स यही थे। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। तो कोई से उसने 4 सिंबल पूछे हैं डिटेल में फ्लो चार्ट के, तो ये इसको हम तफसील से सिंबल चार्ट बना देंगे और उनका मकसद लिख देंगे। लाइक डिसीजन मेकिंग सिंबल, जो डायमंड सिंबल है, प्रोसेस सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल, फ्लो लाइंस, कनेक्टर। दूसरा, व्हाट इज फ्लो चार्ट, हाउ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट आर डिटरमाइंड। उन्होंने पूछा कि फ्लो चार्ट क्या और इसकी ज़रूरत हमें कैसे पेश आती है, कहाँ हमें पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम विद एग्जांपल। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी और उसका एग्जांपल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हम एल्गोरिदम बना लेते हैं, फिर उसकी एफिशिएंसी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा आसान रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 1 सेम ही है, व्हाट इज मेंट बाय फ्लो चार्ट, और इसमें उसने कोई से 3 सिंबल्स पूछे हैं। Question number 5, most important long question of what is meant by planning a solution to a problem, write in detail। इसका उन्होंने solution प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम प्लान करते हैं उसका solution बनाने के लिए, जो हम प्लान करते हैं उसका solution बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
वो हम इधर लिखेंगे कि कैसे हम उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सॉल्यूशंस बनाते हैं, एरर्स निकालते हैं, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस हम एग्जीक्यूट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन इन डिटेल डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द यूज ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये भी सेम या फर्स्ट और फोर्थ की तरह इसमें हम बताएंगे कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि उसको कैसे फार्मूलेट किया जाता है, उसका पूरा हमने प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन कर देना। तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो थे चैप्टर नंबर 1 के, वो मैंने आपको बता दिए हैं, शॉर्ट भी बता दिए हैं। क्लास 9 के यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इन्हीं में से बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको अब ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक अल्लाह हाफिज़।